हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के इतिहास में चंद राजवंश। ठीक है, पिछले हमने 3 क्लासेस में देखा चंद राजवंश के संबंध में। आज हम जो अगली क्लास है इसमें चर्चा करेंगे उद्योग चंद से आगे। ठीक है, पिछली क्लास में हम उद्योग चंद तक देख चुके हैं कि कैसे उसके द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किए गए थे, डोटी के खिलाफ अभियान किया गया था। ठीक है, और उसके पश्चात उसका बेटा आता है ज्ञानचंद। ठीक है, जिसको बोलते हैं ज्ञानचंद। ठीक है, देखो कब से कब तक रहा था, 1698 से 1708 तक। ठीक है, ज्ञानचंद रहा था, यानी कि किसके काल में रहा है? सबसे पहले तो देखो किसके काल में रहा है, औरंगजेब के समकालीन। ठीक है, औरंगजेब का समकालीन। सबसे पहला फैक्ट तो यही हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा निम्न में से कौन सा चंद्रवंशी शासक औरंगजेब का समकालीन रहा है? तो कौन रहा है? देखो ज्ञानचंद रहा है, इससे पहले उद्योग चंद भी औरंगजेब का समकालीन रहा है। ठीक है, तो दोनों रहे हैं देखो औरंगजेब के समकालीन। इसके पश्चात देखो इसका पहला जो पॉइंट है, ज्ञानचंद ने भी अपने पिता की उद्योग चंद की भांति गढ़वाल पर आक्रमण किए थे। ठीक है, सबसे पहला लक्ष्य इसका क्या रहा? गढ़वाल पर आक्रमण करना ही रहा था, क्योंकि उस काल में देखो दो स्थानीय शक्तियां थी और दोनों आपस में लड़ती रहती थी। ठीक है, तो बार बार इनके मध्य युद्ध होता था और हर कोई एक दूसरे को जीतना चाहता था। ठीक है, तो सबसे पहला इसने शासन गद्दी संभालते ही, मतलब शासन पर बैठते ही, ठीक है, सबसे पहले गढ़वाल पर आक्रमण किया। और 1699 में इसका आक्रमण कहां होता है? पिंडर वैली पर। ठीक है, पिंडर घाटी पर आक्रमण। ठीक है, पिंडर घाटी पर आक्रमण किया और थराली इत्यादि जो भी स्थल थे वहां पर, ठीक है, सारे इसने रौद डाले, बधानगढ़ी वगैरह सब। ठीक है, तो इसने वहां पर कब्जा कर लिया। और उसके पश्चात वहीं से, ठीक है, नंदा देवी मंदिर से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा ले गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा ले जाकर इससे पहले बाज बहादुर चंद हमने देखा था। ठीक है, प्रतिमा ले गया था, वो भी उसने मंदिर की स्थापना करी थी अल्मोड़ा में। ठीक है, नंदा देवी। फिर नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा ले जाकर कहां पर स्थापित करी थी? देखो अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित की। ठीक है, जो नंदा देवी मंदिर जो पहले से बन गया था। ठीक है, नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा ले गया और अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में इसने उसको स्थापित किया था। ठीक है, इसके अलावा देखो गढ़वाल पर इसके द्वारा अन्य आक्रमण भी किए गए थे, साथ ही डोटी अभियान किया गया था इसके द्वारा। डोटियों के खिलाफ भी अभियान किया गया था। ठीक है, डोटी अभियान कब किया गया था इसके द्वारा? डोटी अभियान 1704 में। ठीक है, 1704 में डोटी अभियान किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है, और इन पर विजय प्राप्त करी। ठीक है, इसमें ये जीत भी गया। ठीक है, डोटियों पर इसके द्वारा विजय प्राप्त की गई थी। उसके पश्चात देखो 1703 में गढ़वाल नरेश फतेह शाह के साथ एक युद्ध होता है। कौन सा? दुधोली, या फिर इसको महल चोरी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, दुधोली या महल चोरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो किस किस के मध्य हुआ था? देखो फतेह शाह प्लस ज्ञानचंद, इन दोनों के मध्य दुधोली का युद्ध हुआ था, जिसे महल चोरी का युद्ध भी कहा जाता है। और इसमें कौन जीता था? इस युद्ध में कौन जीता? देखो चंदों की इसमें विजय हुई थी। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपने नोट करने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस किस के मध्य हुआ था, कब हुआ था और जीता कौन था। ठीक है, या फिर इस युद्ध के समय चंदवंशी शासक कौन था जो लड़ रहा था, और गढ़वाल पंवार वंशी शासक कौन था जो लड़ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। देखो गरुड़ ज्ञान, ये ज्ञानचंद है। ठीक है, गरुड़ ने, गरुड़ ज्ञानचंद इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा देखो इसने कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है, कई मंदिरों का निर्माण करवाया इसने कुमाऊं में। तो पिथौरागढ़ में इसके द्वारा निर्मित कई सारे मंदिर आज भी मिलते हैं। ठीक है, कई मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके द्वारा निर्मित चीजों देखो हवाल बाग का नौला,
ठीक है, हवाल बाग का नौला इसी के द्वारा निर्मित किया गया था। और साथ ही इसके समय पर एक जो महत्वपूर्ण स्थापत्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है देखो बैजनाथ में, ठीक है, बैजनाथ में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण। बैजनाथ में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसके महत्वपूर्ण कार्य जो जो है। तो सबसे पहला तो यही है कि इसके द्वारा पिंडर घाटी पर आक्रमण किया गया था अपने पिता की भांति, ठीक है। और उसके पश्चात पिंडर घाटी को रोंद डाला, वहां से नंदा देवी की प्रतिमा उठाकर ले गया और कहाँ स्थापित करी, नंदा देवी मंदिर में, जो कि अल्मोड़ा में पूर्व में स्थापित किया जा चुका था, ठीक है। और उसके पश्चात इसने देखो डोटी अभियान किया, डोटियों के खिलाफ इसने विजय पाई 1704 में। और उससे पहले गढ़वाल नरेश के साथ इसका युद्ध हुआ था, जो दुधौली या महल चौरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और गढ़वाल नरेश कौन था, फतेह शाह, ठीक है। फतेह शाह इसमें हार गया था और देहरादून को भाग गया था, ठीक है। यहाँ श्रीनगर को छोड़कर, अपनी राजधानी छोड़कर देहरादून को चला गया था। लेकिन इसने लूटा, ठीक है, गढ़वाल को लूटा, वहां पर जनता को परेशान किया, ठीक है, गढ़वाल को लूटा और उसके पश्चात वापस चला गया था। और बद्रीनाथ में देखो इसने बैजनाथ में, ठीक है, अल्मोड़ा में कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया था। साथ ही पिथौरागढ़, बागेश्वर इत्यादि में, ठीक है, कई सारे मंदिर इसके द्वारा बनाए गए हैं। आज भी वहां पर इसके मंदिर दिखाई देते हैं, ठीक है। साथ ही हवाल बाग का नौला जो कि अल्मोड़ा में इसी के द्वारा निर्मित किया गया। और बैजनाथ में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना भी ज्ञानचंद के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। तो इसके पश्चात आता है इसका बेटा, देखो कौन है, जगत चंद। जगत चंद, ठीक है, काफी एक शक्तिशाली, एक योग्य, एक महत्वपूर्ण शासक चंद वंश का रहा है, ठीक है, जिसने 1708 से 1720 तक की अवधि में शासन किया, ठीक है। काफी कम इसका शासनकाल रहा, लेकिन इतने कम शासनकाल में भी इसने अपनी योग्यता का लोहा मनवाया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जगत चंद इसके काल को चंद काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। चंद वंश का स्वर्ण काल इसी के काल को कहा जाता है, चंद वंश का स्वर्ण काल, ठीक है। काफी अच्छा इसका काल रहा है, इसके काल को चंद वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है, चंदों में सर्वाधिक उत्कर्ष का काल, ठीक है, चंदों में सर्वाधिक उत्कर्ष का काल। किसके काल को कहा जाता है, जगत चंद के काल को कहा जाता है, ठीक है। इसने भी देखो गढ़वाल पर आक्रमण किया था, यानी कि जैसे एक प्रथा से चली आ रही थी, ठीक है, गढ़वाल पर आक्रमण करने की, इसने भी उसको बरकरार रखा। और श्रीनगर पर इसने आक्रमण करके श्रीनगर पर कब्जा कर लिया, ठीक है। 1715 में इसके द्वारा श्रीनगर पर कब्जा। गढ़वाल नरेश को यहां से भगा दिया और यहां पर कब्जा करके एक ब्राह्मण को श्रीनगर को देकर, ठीक है, अपना सामंत नियुक्त कर यहां से वापस चला गया। तो जगत चंद के द्वारा 1715 में श्रीनगर पर भी अधिकार किया गया था, ठीक है। और देखो इसने जुए पर कर लगाया था, ठीक है, जुए पर कर इसके द्वारा अधिरोपित किया गया था। कई बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यानी कि टैक्स, जुए पर इसके द्वारा टैक्स लगाया गया था। तो क्वेश्चन बनता है कुमाऊं के किस शासक द्वारा, किस चंद्रवंशी शासक द्वारा जुए पर टैक्स लगाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा लगाया गया, जगत चंद के द्वारा लगाया गया। और देखो इसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ बरम, ठीक है, बरम या फिर मुआनी, ठीक है, बरम या मुआनी, ठीक है, इसका ताम्रपत्र एक प्राप्त हुआ है। तो संबंधित किससे संबंधित है, आपने देखा होगा हाल ही में यूकेपीएससी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो जरूरी है कि हम ताम्रपत्र इत्यादि के बारे में भी चर्चा करें, ठीक है। इसका एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ जिसे, जो कि बरम या फिर मुआनी ताम्रपत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इस स्थल से प्राप्त हुआ है। और साथ देखो लास्ट में इसकी चेचक से मृत्यु हो जाती है, ठीक है, चेचक से मृत्यु। तो पूछा जा सकता है किस चंद्रवंशी शासक की चेचक से मृत्यु हुई थी, किसकी हुई थी, देखो जगत चंद की, ठीक है। इसके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल, चंदवंश का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। चंदों में सर्वाधिक उत्कर्ष का काल भी इसी को कहा जाता है। इसने भी गढ़वाल में जो पंवार राजवंश था, ठीक है, उसके अगेंस्ट अपना अभियान जारी रखा और वहां पर विजय प्राप्त करके श्रीनगर पर उस पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। कब, 1715 में। जुए पर भी इसने जुए पर इसने टैक्स लगाया था, ठीक है। और साथ ही इसका एक ताम्रपत्र प्राप्त हो जो कि बरम या फिर मुआनी ताम्रपत्र, ठीक है। और लास्ट में इसकी चेचक से मृत्यु हो जाती है। यहां तक था देखो चंदों के उत्कर्ष का काल। ये जो इससे ऊपर के हमने शासक देखे, यहां तक कहीं ना कहीं चंदों का उत्कर्ष रहा है, ठीक है, चंदों का उत्कर्ष रहा है। कभी
कहीं विजय प्राप्त करे, कभी टोटी अभियान, कभी गढ़वाल के खिलाफ अभियान, ठीक है, कभी नेपाल विजय। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार युद्ध करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है, और साथ ही मतलब एक समृद्ध साम्राज्य का यहाँ तक निर्माण किया गया था। लेकिन इसके पश्चात चंदों की अवनति का काल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये था उत्कर्ष का काल। अब इससे आगे जो आता है चंदों की अवनति का काल, चंदों की अवनति का काल, ठीक है। देखो जो भी राजवंश रहा है, कितना ही राजवंश महान क्यों ना रहा हो, मौर्य साम्राज्य हो या फिर मुगल साम्राज्य हो, जो जैसे गुप्त साम्राज्य, जो बड़े बड़े महान साम्राज्य रहे हैं, हर किसी साम्राज्य का एक निश्चित अवधि के पश्चात पतन जरूर हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही चंदों का भी देखो काफी लंबे समय से, सोमचंद लगभग 750 750 से लेकर, ठीक है, 1708 1720 तक हम पहुंच चुके हैं। लगभग 1000 वर्ष हमने देखे चंदों के, तो किस तरह से चंद राजवंश अस्तित्व में आया था, क्या क्या इनके द्वारा किए गए, ठीक है, किस तरह से शासक, कौन कौन शासक आए, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, मुगलों के साथ कैसे संबंध थे। इसके अलावा देखो हमने ये भी चर्चा करी कि दिल्ली सल्तनत में कौन गया, कैसे उनके संबंध, ठीक है, ये सारी चीजें हमने चर्चा करी। यहां तक था चंदों का उत्कर्ष का काल, ठीक है। अब हम चर्चा करें देखो चंदों की अवनति, कैसे चंद राजवंश का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया, ठीक है, यही हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ठीक है, चंद वंश की अवनति का काल या फिर चंद वंश का विघटन कैसे होता है, देखो इसके पश्चात आता है देवी चंद, ठीक है, देवी चंद आता है जगत चंद के पश्चात। तो देवी चंद को क्या बोला था, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। कौन सा शासक था, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कब से कब तक रहा था, 54वां शासक था, ठीक है, 54वां शासक था, जो कि 1720 से 1726 ईस्वी तक इसके द्वारा शासन किया गया था, ठीक है। इसे कुमाऊं का, इसने कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे, ठीक है, पागलपन वाले, मूर्खता वाले डिसीजन इसके द्वारा लिए गए थे, इसलिए इसको कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इसी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, देवी चंद को, ठीक है। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें है नहीं, ठीक है। इसके पश्चात जो शासक बनता हुआ है अमीर चंद, तो उसके बारे में भी कोई खास फैक्ट नहीं है, तो हम सीधा चर्चा करते हैं इसके पश्चात डोटी कल्याण चंद, ठीक है, डोटी कल्याण चंद। इसको डोटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको शासक बनाने के लिए डोटी से वापस लाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि कौन सा 56वां शासक था, ठीक है। 1730 से 1748 तक इसके द्वारा शासन किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1730 से 1748 तक इसके द्वारा शासन किया गया था। इसने देखो अल्मोड़ा में चौमहला महल की स्थापना करी थी, ठीक है, चौमहला महल की स्थापना कहां पर करी थी, अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला फैक्ट जो है इसका देखो, रोहिलों के खिलाफ इसने अभियान किया था, ठीक है, रोहिलों के खिलाफ, रोहिलों के खिलाफ इसका युद्ध हुआ था, ठीक है, अभियान नहीं, युद्ध हुआ था इसका रोहिलों के खिलाफ, क्योंकि रोहिलों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था, ठीक है। अभियान तब होता है जब ये जाकर रोहिलों के खिलाफ आक्रमण करता है, ठीक है। तो रोहिलों का आक्रमण हुआ था कुमाऊं पर उस काल में, ठीक है, डोटी कल्याण चंद के समय में, और इसके द्वारा ये हार चुका था लगभग पूरी तरह, ठीक है, और वहां से कुमाऊं से भागकर गढ़वाल की ओर प्रस्थान कर चुका था, ठीक है। तो हार चुका था रोहिलों के खिलाफ जब युद्ध हुआ था उसमें हार गया था, और रोहिलों का अल्मोड़ा पर पूरा कब्जा हो चुका था उसी दौरान, ठीक है। युद्ध में किसके द्वारा, प्रदीप शाह, ठीक है, गढ़वाल नरेश प्रदीप शाह के द्वारा इसकी सहायता की गई थी, ठीक है, इसकी सहायता की थी। तो ये पहला ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है जब चंद और पंवार राजवंश ने आपस में कोई युद्ध जीता हो, ठीक है, वरना हमेशा आपस में ही ये लड़ते रहे थे, इसकी सहायता की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रोहिलों के खिलाफ जब अभियान हुआ था तो डोटी कल्याण चंद की सहायता किसने की थी, प्रदीप शाह। तो गढ़वाल नरेश कौन था उस समय पर, प्रदीप शाह था, ठीक है। और रोहिला सरदार कौन था, देखो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, रोहिला कहाँ के थे, रोहेल खंड के, ठीक है। तो उसका सरदार कौन था, अली मोहम्मद खान, ठीक है, रोहिला सरदार कौन था ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, कौन था, अली मोहम्मद खान।
ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा, देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, डोटी कल्याण चंद के समय रोहिणों का कुमाऊं पर आक्रमण हुआ था। इस युद्ध में रोहिणों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, बस कुछ नहीं है, आपने पढ़ा है किसके काल में हुआ था, बस आपने सरदार भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, टफ नहीं है, बस आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं ऐसी चीजें। ठीक है, तो ये हमने नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। अगला देखो, इसी के तरह देखो बिनसर महादेव का निर्माण कराया गया था। ठीक है, बिनसर महादेव जो कि अल्मोड़ा में, ठीक है, बिनसर महादेव का निर्माण, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण एक मंदिर है बिनसर महादेव। ठीक है, इसी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। देखो इसके पश्चात आता है दीपचंद। ठीक है, दीपचंद जो कि 57वां शासक था। ठीक है, और कब से कब तक रहा था, देखो 1748 से 1777 तक का इसने शासन किया था। ठीक है, दीपचंद के द्वारा शासन किया गया था। इसी के समय में सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है, पहली घटना, ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में इसके द्वारा, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। देखो इस दौरान कब हुआ 1761 में। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मुगलों की सहायता इसके द्वारा की गई थी। ठीक है, मुगलों की सहायता इसने की थी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा दूसरा, इसका एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, खगोली ताम्रपत्र। ठीक है, खगोली ताम्रपत्र इसका प्राप्त हुआ है, जिससे इसके एक अभियान का पता चलता है। ठीक है, इससे ये पता चलता है खगोली ताम्रपत्र से कि इसने 1757 में गढ़वाल के खिलाफ भी एक अभियान किया था। ठीक है, इसका एक खगोली ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि इसके द्वारा गढ़वाल के खिलाफ भी 1757 में एक अभियान किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट इसके बारे में महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं, देखो अगला मोहनचंद। धीरे धीरे देखो अवनति शुरू हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे चंद राजवंश पर बाहरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ रहा है। अब देखते हैं, देखो मोहनचंद के बारे में। अब है देखो मोहनचंद जो कि कौन सा 58वां है। ठीक है, 58वें क्रम का है। ठीक है, कब से कब तक रहा, देखो 1777 से 1779 तक का इसका कार्यकाल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोहनचंद, इसका मूल नाम मोहन सिंह था। ये मोहनचंद के नाम से चंद राजवंश पर राजा के रूप में बैठता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसी के दौरान एक युद्ध होता है, कौन सा युद्ध है, बगवाली पोखर का युद्ध। ठीक है, बगवाली पोखर। गढ़वाल नरेश को ऐसा लगा कि जो कुमाऊं का चंद राजवंश है काफी कमजोर स्थिति में पहुंच चुका है। ठीक है, इस परिस्थिति का उसने फायदा उठाया और कुमाऊं पर आक्रमण किया। तो उसी दौरान बगवाली पोखर का युद्ध हुआ। किस किस के मध्य, देखो मोहनचंद और किस किस के मध्य हुआ, देखो ललित शाह और मोहनचंद के मध्य हुआ। ठीक है, कब हुआ था बगवाली पोखर का युद्ध, 1779 में। ठीक है, 1779 में हुआ था। जीता कौन जीता इसको, पंवार शासक। ठीक है, ललित शाह यहाँ पर इस युद्ध को जीत गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोहनचंद और ललित शाह के मध्य आक्रमण एक युद्ध होता है बगवाली पोखर का 1779 में, जिसको कौन जीता है, ललित शाह जीता। ठीक है, और इसके पश्चात अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं के राजवंश पर राजा के रूप में आसीन कर देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देखो पुनः अब कौन बनता है शासक, मोहनचंद के पश्चात 59वां प्रद्युम्न चंद, जो कि कौन सा है, 59वां शासक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 59वां शासक रहा है। और कब से कब तक रहा है, 1779 से 1786 तक का। ठीक है, इस दौरान इसने शासन किया। तो एकमात्र ऐसा शासक है जिसने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों राज्यों पर शासन किया। ठीक है, चंद प्लस पंवार, दोनों राजवंशों में इसने शासन किया, दोनों राजवंशों का शासक ही रहा है। ठीक है, मूल नाम क्या है, देखो प्रद्युम्न शाह। तो प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं के चंद राजवंश पर आसीन हुआ। ठीक है, और चंद और पंवार दोनों में शासन करने वाला एकमात्र शासक कौन है,
प्रद्युम्न चंद है, ठीक है। इसके पश्चात पुनः स्थिति का फायदा उठाते हुए मोहनचंद दोबारा से कुमाऊं को हथिया लेता है, ठीक है। और इसको हराकर कौन आता है पुनः? मोहनचंद, जो कि 1786 से 1788 तक इसका कार्यकाल रहा है। और चंद राजवंश पर 2 बार शासन करने वाला एकमात्र शासक कौन है? मोहनचंद, ठीक है। चंद राजवंश पर 2 बार शासन करने वाला, ठीक है। एकमात्र शासक कौन रहा है? मोहनचंद। इस काल में जब चंदों की अवनति का काल रहा था, इस काल में दरबारी षड्यंत्र ज्यादा होने लगे। जो महरा फरत्याल ग्रुप था, ठीक है, साथ ही जो दीवान नियुक्त होते थे, मुख्यतः जोशी लोग दीवान नियुक्त होते थे, ठीक है, तो उनके द्वारा दरबारी जो षड्यंत्र होते, ठीक है, राजा की नीतियों के विरुद्ध जाकर अपनी पृथक से नीतियां लगाकर, ठीक है, और अन्य बाहरी जो राज्य थे, जैसे मेन है यहाँ पर गढ़वाल का पंवार राजवंश या फिर गोरखा राजवंश, ठीक है, इनको अपने राज्य की कमियां उजागर करते हुए उनको आमंत्रित किया कि वो आए अल्मोड़ा पर अधिकार करें, ठीक है, कब्जा करें। जिसमें आपने नाम देखा होगा हर्षदेव जोशी, काफी महत्वपूर्ण, ठीक है, रहा है हर्षदेव जोशी। उसी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि यहाँ पर गोरखा शासन की स्थापना हुई थी। इसके पश्चात देखो शिवचंद, ठीक है, तो राजाओं की कुछ नहीं चली उस काल में। फिर शिवचंद, ठीक है, जो कि 1788 में शासक बना था। और अंतिम में आता है, देखो ये 59 था, ये 60, ठीक है, 61। और लास्ट में कौन सा शासक आता है? देखो महेंद्र चंद, जो कि कब से कब तक रहता है? देखो 1788 से 1790 तक, ठीक है, 1790 तक रहता है। और चंद वंश का अंतिम शासक यही रहा है, चंद वंश का अंतिम शासक, ठीक है, कौन रहा है? महेंद्र चंद, जो कि चंद वंश का अंतिम शासक रहा है। और साथ ही इसी के दौरान, ठीक है, जब ये शासन कर रहा था, इसी के दौरान हवाल बाग का युद्ध होता है, ठीक है, हवाल बाग का युद्ध गोरखों और चंदों के मध्य, ठीक है, गोरखों प्लस चंदों के मध्य। तो चंद सेनापति कौन है? महेंद्र चंद, यानी कि राजा है, ठीक है, जो राजा है महेंद्र चंद है, इसके मध्य और गोरखा सेनापति के मध्य हवाल बाग का युद्ध एक निर्णायक युद्ध रहा, ठीक है, 1790 में। और इसी युद्ध के पश्चात कुमाऊं पर गोरखों का शासन स्थापित हो गया। तो कई सारे पेपरों में एक क्वेश्चन बना है कि कुमाऊं में किस युद्ध के पश्चात, किस वर्ष, ठीक है, या फिर कौन अंतिम शासक था, इस तरह से क्वेश्चन बन रहे, ठीक है, किस वर्ष कुमाऊं में गोरखों का शासन स्थापित हुआ था? कब हुआ था? देखो 1790 में कुमाऊं में गोरखों का शासन स्थापित हो गया, ठीक है। तो महेंद्र चंद वंश का अंतिम शासक रहा है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से चंदों की अवनति हुई है, ठीक है, इस तरह से उनका पतन हुआ है। तो विघटन के जो प्रमुख कारण है वही है आपसी एकता न होना, ठीक है। चंद राजवंश को यदि देखें हम, विघटित क्यों हुआ? क्योंकि आपसी एकता, यहाँ पर बाहरी शक्तियां ज्यादा प्रभावी हो गई। यदि चंदों और पंवारों में एकता होती, ना कभी यहाँ पर गोरखा आते, ना ही किसी अन्य का, जो भाबर तराई वाला एरिया, वहां पर किसी का अधिकार होता, ना ही वहां पर कोई कभी कब्जा करता। लेकिन इनमें आपसी एकता का अभाव था, ठीक है, यही एक महत्वपूर्ण, आपस में लड़ते रहे। साथ ही देखो निरंकुश, मतलब अयोग्य शासक, ठीक है, अयोग्य शासक आए, जिसके कारण दीवानों और जो भी जो प्रमुख दरबारी थे, ठीक है, उनको आपसी षड्यंत्र या फिर अंदरूनी षड्यंत्र करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके कारण चंद राजवंश पूरी तरह के पतन हो गया, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम चर्चा करेंगे चंदों का प्रशासन। चंदों के काल में क्या प्रशासन के किस तरह से महत्वपूर्ण चीजें, जो भी सारे फैक्ट हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में देखेंगे चंदों का प्रशासन। क्योंकि यदि टॉपिक शुरू करता हूं तो फिर काफी बड़ा वो टॉपिक है, ठीक है, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, दो अलग अलग मैं पार्ट में उसको पढ़ना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए जरूरी है कि हम उसको एक ही क्लास में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास चंदों के प्रशासन पर ही आधारित रहेगी, ठीक है। हो सकता है 2 क्लासेस उसकी आपको देखने को मिल जाए, तो काफी अच्छे तरीके से हम उसको देखेंगे। आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, सारे फैक्ट आपने रिवीजन करने। ये केवल एक स्टोरी सी अभी बताई हुई, ठीक है, कब क्या हुआ, कब क्या हुआ। अब इसके अलावा कुछ अलग अलग चीजें जो हम देखेंगे, इसमें चंदों का प्रशासन ही सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है।
किसके द्वारा क्या किया गया था, वो सारी चीजें वहां पर हम देखने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और जुड़िएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर इतिहास, पॉलिटी, ठीक है, यानी कि राजनीति और साथ ही करंट अफेयर्स 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो भी आप लोगों को आज से क्लासेस मिल रही हैं, तो आप लोग उन्हें अवश्य लीजिएगा, ठीक है। आपको जरूर उसमें से कई सारी चीजें, आपको नई चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। जिसने बिल्कुल भी जीएस नहीं पढ़ा है उसके लिए जीएस काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।